हाय एवरीवन, दिस साइड शिशिर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। और आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 60 नंबर की तैयारी आप मेरे साथ करेंगे। किसका? एमपी टेट वर्ग 3। किसका? एमपी टेट वर्ग 3। देखिए, ये क्लासेस सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली हैं जहां भी सीडीपी और ईवीएस आती हैं। वो चाहे एचपी टेट हो, हिमाचल प्रदेश टेट हो, वो चाहे आपकी दमन दीव का जो हो पीआरटी वाले हैं, या तो आप कह लीजिए सीटेट वाले हों, सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वहीं से क्लास क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, वही एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम ईवीएस जो कि 61 क्वेश्चन से पीवाईक्यू एमपी टेट का जो पेपर हुआ था 2023, जो भी इसके पहले जो इसके पुराना वाला पेपर हुआ था 2022 में, आई थिंक वही ये पेपर है, ये ऑफिशियल पेपर है। और हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो को पूरा दिखेगा और 60 नंबर की तैयारी मैं आपको पूरी करवाऊंगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कमिंग अंडर ब्रॉड थीम ऑफ ईवीएस। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस के व्यापक विषयों के अंतर्गत नहीं आता। परिवार और खेल, फैमिली एंड रिलेटिव्स मतलब रिश्तेदार, दूसरा है पौधे, तीसरा है शेल्टर एंड दूसरा है शेल्टर, तीसरा है आश्रय, थिंग्स वी मेक एंड डू, एंड फोर्थ है चीजें जो हम बनाते हैं। तो जल्दी से बताइए, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। बी क्या है? प्लांट्स नहीं है। ठीक है, इसके जो थीम है, थीम किसके अंतर्गत नहीं आते? देखिए, परिवार और रिश्तेदार हैं, फैमिली एंड रिलेटिव्स है, दूसरा शेल्टर भी है, और थिंग्स वी मेक एंड डू ये भी है। लेकिन आपका जो बी वाला है, बी क्या है? प्लांट्स जो है ये नहीं आता। ठीक है, ये प्लांट्स नहीं आता इसके थीम के अंतर्गत। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 62 है, इन्वायरमेंटल स्टडीज इज डिफाइंड एज। आपको बताना है पर्यावरण मतलब पर्यावरण अध्ययन को परिभाषित किया गया है। जल्दी से बताना है, ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए। अ मल्टीडिसिप्लिनरी एकेडमिक फील्ड विच सिस्टमैटिकली स्टडीज ह्यूमन इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट। एक बहुविषयक शैक्षणिक क्षेत्र जो पर्यावरण के साथ मनुष्य के संबंध का व्यवस्थित रूप से अध्ययन करता है, मतलब स्टडी। और दूसरा है बी, स्टडी एंड डिस्कवरी ऑफ न्यू एनवायरमेंट फिनोमेनन, मतलब नए पर्यावरण घटना का अध्ययन और खोज। और सी है स्टडी ऑफ सोशल, बायोलॉजिकल एंड फिजिकल साइंस, मतलब सामाजिक, जैविक और भौतिक विज्ञान का अध्ययन। एंड डी है इनकॉर्पोरेट साइंस एंड सोशल साइंस, सम्मिलित रूप से विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। बताइए, पर्यावरण क्या अध्ययन करता है? जो पर्यावरण है वो जो अध्ययन किसको परिभाषित करता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, एक बहुविषयिक शैक्षणिक क्षेत्र जो पर्यावरण के साथ मनुष्य के संबंध का व्यवस्थित रूप से अध्ययन करता है, मतलब अ मल्टीडिसिप्लिनरी एकेडमिक फील्ड विच सिस्टमैटिकली स्टडीज ह्यूमन इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 63, जिसका नाम है, क्वेश्चन का है भैया, अ नॉन क्लाइमेटिक फैक्टर इज, एक गैर जलवायु कारक है। पहला है प्रेशर जिसको हम दबाव कहते हैं, बी है ह्यूमिडिटी जिसको हम आर्द्रता कहते हैं, सी है मॉइस्चर जिसको हम नमी कहते हैं, एंड डी है लैंड डिग्रेडेशन जिसको हम भूमि अवक्रमण बोलते हैं। बताइए जल्दी से, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि भैया जो एक नॉन क्लाइमेटिक फैक्टर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी भैया, भूमि अवक्रमण नहीं है। डी इज द राइट आंसर। ठीक, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 64, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज करेक्ट अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑफ द इकोसिस्टम, मतलब पारिस्थितिकी तंत्र पर मानवीय गतिविधियों के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सही है? बताइए। पहला है डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, दूसरा है भूजल का ह्रास, ठीक है, जिसको हम इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी बोलते हैं। सी है मतलब सी है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, जिसको हम मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना कहते हैं। सी, इंक्रीज ऑफ फॉरेस्ट एरिया, जिसको हम वन क्षेत्र में वृद्धि करना बोलते हैं। डी है रिड्यूस पॉपुलेशन, मतलब प्रदूषण को कम करना। इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा भाई, मतलब पोल्यूशन को कम करना, टू रिड्यूस पोल्यूशन। ठीक है, अब आगे चलते हैं, 65 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है हमारा, वी बाई विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ 79% नाइट्रोजन एंड 21% ऑक्सीजन। निम्नलिखित में इसके से किस अनुसार वायुमंडल में 79% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन है? आपको बताना है, बताइए जल्दी से। पहला है वॉल्यूम जिसको हम आयतन बोलते हैं, बी है वेट जिसको हम भार बोलते हैं, डी सी है डेंसिटी जिसको हम घनत्व बोलते हैं, डी है वेलोसिटी जिसको हम वेग बोलते हैं। बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ए क्या है? ए वॉल्यूम जिसको हम आयतन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। ठीक, वॉल्यूम जिसको हम कहते हैं। अब आगे चलते हैं 66 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉरेस्ट सर्विस।
निम्नलिखित में से क्या जंगल का कार्य नहीं है? आपको बताना है रिड्यूस द सरफेस रन ऑफ रेन वाटर, मतलब सतह से वर्षा जल के प्रवाह को कम करना। बी है प्रिवेंट सॉइल एरोजन, मिट्टी के कटाव को रोकना। एंड सी है स्थानीय तापमान को नियंत्रित करना, मतलब रिड्यूस नॉइस पोल्यूशन। एंड डी है ध्वनि प्रदूषण को कम करना, टू रिड्यूस मतलब सॉइल अरे नॉइस पोल्यूशन। बताइए जल्दी से कि भैया कौन सा ऐसा है जो फॉरेस्ट का सर्विस नहीं है। ठीक है, जल्दी से बताइए। आपको बताना है तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, प्रदूषण को कम करना, ध्वनि प्रदूषण को कम करना। ठीक है, ये फॉरेस्ट से रिलेटेड नहीं है। हम नेक्स्ट चलते हैं 67, क्वेश्चन नंबर 67 हमारे सामने है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गैसियस बायो जियोकेमिकल साइकिल? निम्नलिखित में से कौन सा एक गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? पहला है ए वाटर साइकिल, जिसको हम जल चक्र बोलते हैं। बी है कार्बन साइकिल, जिसको हम कार्बन चक्र बोलते हैं। सी है फास्फोरस साइकिल, जिसको हम फास्फोरस चक्र बोलते हैं। डी है ऑक्सीजन साइकिल, जिसको हम ऑक्सीजन चक्र बोलते हैं। तो बताइए जल्दी से, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, जिसको हम फास्फोरस चक्र बोलते हैं, ऑक्सीजन फास्फोरस साइकिल बोलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं 68 में। देखिए फिर वही एनसीईआरटी से क्वेश्चन आपके आ गया भैया। चलिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन आ गया है आपके सामने कि द चांगपा, अ ट्राइब लिविंग ऑन द माउंटेन्स, लिव इन कोन शेप्ड टेंट विच इज woven with yak hairs and stitched together and tied with 9 sticks. Then the tent is put up by digging the ground to about 2 feet deep. What is their tent called? चांगपा एक जनजाति है जिसके बारे में मैंने पढ़ाया। चांगपा पहाड़ों पर रहने वाली एक जनजाति शंकु के आकार के तंबू में रहती है, जिसे याक के बालों से बुना जाता है और एक साथ सिला जाता है और 9 डंडों से बांधा जाता है। फिर करीब 2 फीट गहरी जमीन खोदकर टेंट लगाया जाता है। उनके तंबू को क्या कहा जाता है? पहला है ए रेबो, दूसरा है चांगथांग, नेक्स्ट है नेक्स्ट है नेक्स्ट है तासी, थर्ड है डी है जुले। बताइए जल्दी से, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा भैया रेबो। उसके उनके टेंट को क्या बोलते हैं? रेबो बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? रेबो बोलते हैं। ठीक, उनके टेंट को हम क्या बोलते हैं? रेबो बोलते हैं। अब आगे चलते हैं 69 हमारा क्वेश्चन नंबर 69। 69 क्या कह रहा है ये देखते हैं 69 को। द चांगपा कीप देयर सीप एंड गोट नियर द टेंट, द प्लेस इज कॉल्ड एज, मतलब जो चांगपा जनजाति अपनी भेड़ बकरी को अपने डेरे के पास रखते हैं वह स्थान क्या कहलाता है? जल्दी से बताइए। सेठ, जिसको छप्पर बोलते हैं। डोंगा, घाटी बोलते हैं। लेखा, लेक बोलते हैं। सीका, सेका बोलते हैं। बताइए जल्दी से, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जिसको हम लेक बोलते हैं। क्या? लेखा बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, आगे चलते हैं 70 पे। फिर एनसीईआरटी का क्वेश्चन, इन श्रीनगर मेनी फैमिलीज लिव इन अ बोट विच फ्रॉम फॉर्म इनसाइड इज जस्ट लाइक अ हाउस विथ डिफरेंट रूम्स मेनली सीन इन डल लेक एंड झेलम रिवर। श्रीनगर में कई परिवार एक नाव में रहते हैं जो अंदर से अलग अलग कमरों वाले घर की तरह हैं, जो मुख्य रूप से डल झील और झेलम नदी में देखा जाता है। तो बताइए, उसको बोट हाउस बोलते हैं। बी घाटी, जिसको बोलते हैं डोंगा। और सी खतम्बड़, जिसको खातबंद बोलते हैं। और डी है तालाब घर, जिसको तालाब घरी बोलते हैं। जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, जिसको हम घाटी बोलते हैं, डोंगा बोलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 है। एनी स्पेस दैट रिक्वायर कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन फॉर हिस्टोरिकल एंड आर्किटेक्चर कल्चरल इज नॉन एज। आपको बताइए, कोई भी स्थान जिसके लिए ऐतिहासिक और स्थापत्य या सांस्कृतिक के संरक्षण की आवश्यकता होती है क्या कहलाता है? आपको बताना है। बताइए जल्दी से। हेरिटेज प्रेसिंग्स, जिसको विरासत परिसर बोलते हैं। दूसरा है आर्क्यूएट, जिसको हम धनुषाकार बोलते हैं। सी है कॉर्बिल्ड, जिसको हम कॉर्बिल्ड बोलते हैं। और डी है इनक्लाइंड हेरिटेज, जिसको हम इच्छुक विरासत बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं भैया, ये क्या है? विरासत परिसर बोलते हैं। ठीक है, जिसको हेरिटेज प्रेसिंग्स बोलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं 71 2 पे। हाँ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इंटैक्ट रिगार्डिंग अवेयरनेस ऑफ हेरिटेज? बताइए, विरासत के प्रति जागरूकता के संबंध में इंटैक्ट का पूर्ण रूप क्या है? जल्दी से बताना है। तो इसका राइट आंसर आप देख लीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ए इज द राइट आंसर। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। इंटैक्ट का फुल फॉर्म है क्या? इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, जिसको हम कला और सांस्कृतिक विरासत के लिए भारतीय राष्ट्रीय न्यास बोलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं 74 पे।
सॉरी 73 क्वेश्चन है हमारा। Which program and when did the government of India introduce an objective of improving the quality of life of the rural people and also to provide privacy and dignity to women? भारत सरकार ने ग्रामीण लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और महिलाओं की गोपनीयता और सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से कौन सा कार्यक्रम और कब शुरू किया था? जल्दी से बताइए। तो इसके लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया था भैया? इसके लिए शुरू किया था, इसका राइट आंसर, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या 1968 में स्टार्ट किया था? कौन सा? 1986 में क्या किया था? सेंट्रल रूरल सैनिटाइजेशन प्रोग्राम CRSP इन 1986। ठीक है, कौन सा? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 1986 में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम CRSP जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई आपके। 74 74 है, व्हेन डिड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च द स्वच्छ भारत मिशन ऑन? भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया था? जल्दी से बताइए, आपके सामने है। ए है 1 जनवरी 2014, दूसरा है 2 अक्टूबर 2014 और तीसरा है 24 नवंबर 2014 एंड फोर्थ इज 24 नवंबर 2014। जल्दी से बताइए कि भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया? जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। बी क्या है भैया? 2 अक्टूबर 2014 को राष्ट्रीय मतलब स्वच्छता मिशन स्टार्ट किया था। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया था। आगे चलते हैं। 75 है हमारा। इन विच ईयर वॉज इनकोस पर सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत सरकार द्वारा इनकोस पार की स्थापना किस वर्ष की गई? जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर है डी हो जाएगा इसका राइट आंसर 1962 में। ठीक है, 1962 में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है 76। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TERLS that was set up by the predecessor organization of ISRO? TERLS एक TERLS या TERLS का पूर्ण रूप क्या है जिसे इसरो के पूर्ववर्ती संगठन द्वारा स्थापित किया गया था? जल्दी से बताइए, आप ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बी क्या है? बी इज द राइट आंसर, थुम्बा इक्वाटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। क्या? थुम्बा इक्वाटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं 76-7 पे। Which of the following space aerospace agency is not correctly matched with its country? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतरिक्ष एरोस्पेस एजेंसी अपने देश के साथ सही सुमेलित नहीं है? तो पहला क्या है? CNSA चाइना, दूसरा है DLR स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन डेनमार्क, सी है CNS फ्रांस एंड डी क्या है? आइए डी को देखते हैं भैया। डी क्या है? लापान जिसको इंडोनेशिया बोलते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी है आपका। बी 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 मतलब DLR अंतरिक्ष प्रशासन डेनमार्क। ठीक है, DLR स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन डेनमार्क इज द राइट आंसर। 78 पे चलते हैं। व्हाट वाज द लॉन्च मास ऑफ इंडिया फर्स्ट एवर सैटेलाइट आर्यभट्टा? भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण द्रव्यमान क्या था? देखिए पुराने क्वेश्चन खूब पूछते हैं भाई, आपके ईवीएस में सैटेलाइट्स वगैरह से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 360 किलो। ठीक है, क्योंकि इसमें इधर उधर समझने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर देखिए। 79 है। इन विच ईयर वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर आर्टिफिशियल सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च्ड? पृथ्वी का पहला कृत्रिम उपग्रह किस वर्ष सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था? जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 1957 में। आपको इधर उधर नहीं देखना है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट 80, क्वेश्चन नंबर 80 है। द ऑर्बिटल लाइफ ऑफ इंडियाज फर्स्ट एवर सैटेलाइट आर्यभट्टा वाज? भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट का कक्षीय जीवन कितना था? जल्दी से बताइए, आपके सामने है। जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। बी क्या है भैया? बी है 17 से थोड़ा कम। ठीक है, अ लिटिल लेस देन 17 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 81 पे। इन विच ईयर SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 सक्सेसफुली लॉन्च्ड? मतलब SLV-3 या SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 को किस वर्ष सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था या प्रक्षेपित किया गया था? बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 1980 में। ठीक है, कब? 1980 में। अब आगे चलते हैं 82 पे। Which of the following satellites was launched by the first ever successful launch of SLV-3 satellite launch vehicle 3? जल्दी से बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह SLV-3
सेटेलाइट के प्रथम सफल प्रक्षेपण द्वारा प्रक्षेपित किया गया? बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, रोहिणी सैटेलाइट 3। इसको क्या कहते हैं? रोहिणी सैटेलाइट 3। ठीक है, अब आगे चलते हैं 83 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट्स फेल टू रीच द ऑर्बिट? निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह कक्षा में पहुंचने में विफल रहा? आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, SROSS-1। क्या SROSS-1 इज द राइट आंसर? ठीक, अब आगे चलते हैं 84 है, कंसीडर द फॉलोइंग सैटेलाइट्स ऑफ इसरो। इसरो के सैटेलाइट्स को सेलेक्ट करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपको वो हो जाएगा, बताइए आपको। ठीक है, मतलब इसमें से हम इसरो के निम्नलिखित उपग्रहों पर विचार करिए, बताइए जल्दी से। रोहिणी सैटेलाइट RSD-2, सेकंड है रोहिणी सैटेलाइट RS-1, थर्ड है रोहिणी टेक्नोलॉजी पेलोड RTP। विच ऑफ द फॉलोइंग मिशन वाज सक्सेसफुल? इसमें से बताइए जल्दी से, बताइए। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मतलब केवल एक, ओनली 1 एंड 2 जो था, जो मिशन था जो इसरो का, वो सक्सेस हुआ था 1 एंड 2, मतलब रोहिणी सैटेलाइट RSD-2 एंड रोहिणी सैटेलाइट RS-1। ठीक है, यही सफल हुआ था। अब आगे चलते हैं 85 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्पेस क्राफ्ट ऑफ इसरो। पहला है चंद्रयान 1 एंड दूसरा है मार्स ऑर्बिटर स्पेस क्राफ्ट। विच ऑफ द अबव वाज लॉन्च्ड बाय PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल? किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? जल्दी से बताया है, बताइए कि इसरो के निम्नलिखित अंतरिक्ष यान पर विचार करें। चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, मतलब मार्स ऑर्बिटल स्पेस क्राफ्ट। उपयुक्त में से किसे PSLV का उपयोग करके लॉन्च किया गया था? जल्दी से बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, दोनों, पहला और दूसरा, चंद्रयान 1 और मार्स ऑर्बिटर स्पेस क्राफ्ट भी किसके? PSLV के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है 86, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क ऑफ द न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL to build satellites, to provide launch service for satellites belonging to customers, third facilitate satellites building through Indian industries, and fourth is, इसमें से चूज द राइट आंसर आपको सेलेक्ट करना है। जल्दी से बताइए कि निम्नलिखित में कौन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL का कार्य है? जल्दी से आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा भैया, डी इज द राइट आंसर, मतलब 1, 2 और 3, उपग्रह सेटेलाइट बनाना, ग्राहकों से संबंधित उपग्रहों के लिए लॉन्चिंग सेवाएं प्रदान करना, तीसरा भारतीय उद्योगों के माध्यम से उपग्रह निर्माण को सुगम बनाना। तीनों इज द राइट आंसर। ठीक, ए पहला, दूसरा, तीसरा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, बहुत टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। 87 है, व्हाट टीचर शुड इंश्योर ड्यूरिंग स्मॉल ग्रुप डिस्कशन। पहला है एवरी डिस्कशन शुड बी गोल ओरिएंटेड, दूसरा चिल्ड्रन हैव सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट एक्टिवली इन द डिस्कशन, तीसरा है नो व्यू पॉइंट और ओपिनियन इज डिसरेस्पेक्ट और लॉ ऑफ दैट। छोटे समूह में परिचर्चा के दौरान शिक्षक को क्या सुनिश्चित करना चाहिए? आपको बताना है। हर चर्चा लक्ष्योन्मुखी होना चाहिए, चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए बच्चों के पास विषय के बारे में पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए, तीसरा है किसी भी दृष्टिकोण या मत का अनादर या उपहास नहीं होना चाहिए। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, डी मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, इसका राइट आंसर तीनों है। ठीक है, तीनों है भैया, कि हर चर्चा लक्ष्योन्मुखी होनी चाहिए और चर्चा में जो सक्रिय रूप से जो बच्चे भाग ले रहे हैं उनके पास प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, किसी भी दृष्टिकोण या मत का अनादर या उपहास नहीं होना चाहिए। अब आगे चलते हैं 88 में, मेनी स्टूडेंट्स एंजॉय स्मॉल ग्रुप discussion because it is peer based communication, it is interactive, it encourage active participation of learners। जल्दी से बताइए। यह सहकर्मी का आधारित संचार है, इसमें अंतःक्रियाएं होती हैं, यह शिक्षार्थियों को सक्रिय भागीदारी में प्रोत्साहित करता है। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, डी क्या है भैया? आइए डी को देखते हैं। डी है पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों सही है भाई, तीनों सही है। ठीक है, यह सहकर्मी आधारित संचार है, इसमें अंतःक्रियाएं होती हैं, यह शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। ठीक, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन 89, स्किल्स दैट स्टूडेंट्स डेवलप थ्रू स्मॉल ग्रुप डिस्कशन, एनालिटिकल, दूसरा कम्युनिकेशन, कौशल जो छात्र छोटे परिचर्चा के माध्यम से विकसित करते हैं। जल्दी से बताइए इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। सी क्या है भैया? पहला, दूसरा दोनों सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग EVS। निम्नलिखित में से कौन सा EVS शिक्षण अधिगम की अवलोकन पद्धति का लाभ नहीं है? जल्दी से बताइए। छात्रों को संतुष्ट करता है, सेटिस्फाई स्टूडेंट्स, बी है डेवलप्स राइटिंग स्किल, लेखन कौशल विकसित करता है,
सी है छात्रों को जिज्ञासा विकसित करता है, और डी है बच्चों को उनके पर्यावरण का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, लेखन कौशल विकसित करता है। ठीक है, डेवलप राइटिंग स्किल्स। तो इस तरह से आज हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस कर लिए आपके ईवीएस। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन जो है वो आपके हैं इसके इंग्लिश के हैं। तो बाकी अब अगले वीडियो में हम करेंगे सीडीपी। ठीक है, सीडीपी 30-30-60 नंबर का मास्टर मैं बनाऊंगा आपको प्रैक्टिस करा के। बस आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छे से शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अब शाम को एक वीडियो मिलेगी आपको सीडीपी की। ठीक है, जय हिंद जय भारत।